हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जहांगीर क्लासेस में। तो आपने पिछली साल क्लास में देखा था कि सेकेंडरी सेल यानी लेड एसिड के बारे में पढ़ा था कि लेड एसिड का जो भाग है कितने प्रकार के होते हैं और वो किस किस टाइप के बने रहते हैं और उन प्रत्येक भागों का कार्य क्या होता है। तो इन सभी के बारे में जाना था और हमने देखा भी था कि बैटरी की पूर्ण चार्जिंग वोल्टेज कितनी होती है, चार्जिंग के दौरान एनोड किसका बना होता है और डिस्चार्जिंग के दौरान किसका बना होता है। ये उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातें आपको कंप्लीट हो चुकी होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लेड एसिड बैटरी के अंदर कुछ प्रकार के दोष पाए जाते हैं जिसके बारे में आज अपने बात करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो बात करते हैं कि सबसे पहले कोरोजन दोष के बारे में यानी जंग लगना। सबसे पहले बात करते हैं कि बैटरी के अंदर क्या होता है कि लेड एसिड डाला जाता है और लेड एसिड क्या होता है कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होता है कि कुछ बार अगर अपने आंसू जल डिस्टिल वाटर भी डालते हैं बैटरी के अंदर तो क्या होता है कि वो बाहर या गिर जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि भारी वातावरण के साथ नमी के कारण आने से उसके संपर्क में आने से क्या होता है कि कुछ जंग लग जाता है। यानी जो टर्मिनल एनोड और कैथोड होते हैं उन पे क्या होता है कि एक वाइट कलर का एक कुछ तत्व आ जाता है जिसके कारण क्या होता है कि उसे जंग लगना कहते हैं। और उस जंग लगने से कारण क्या होता है कि वो एक अचालक परत होती है और जिसके कारण क्या होता है कि जो बैटरी के बाहरी टर्मिनलों का जो लोड लगाया जाता है वो क्या होता है कि बैटरी के संपर्क में नहीं आ पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बैटरी चार्ज होना या फिर डिस्चार्ज होने में क्या होती है, परेशानी होती है। तो इस दोष को बोला जाता है कोरोजन दोष। अगर अपने साफ साफ बातों में देखें तो टर्मिनल पर क्या होता है कि नमी या अमल के कारण क्या होता है, जंग लग जाता है, जिस दोष को क्या बोला जाता है, कोरोजन दोष बोला जाता है यानी जंग लगना। तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं कि गर्म पानी से या फिर गर्म पानी से उस टर्मिनलों को धो लेंगे और गर्म पानी धोने के बाद या सूखी सूती कपड़े से उसे पोंछ लेंगे और या उसके बाद क्या करते हैं कि ग्रीस या पेट्रोलियम जेली का क्या करते हैं, लेप करते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कोरोजन दोष क्या होता है। तो नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं कि बकलिंग दोष के बारे में। बकलिंग दोष को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है व्याकुंचन। अगर आपको क्वेश्चन में आया कि व्याकुंचन दोष तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि किसके बारे में बात कर रहा है, ये बकलिंग दोष के बारे में बात कर रहा है। क्या होता है बकलिंग दोष की अधिक दर धारा पर चार्ज करना और अधिक दर धारा पर डिस्चार्ज करना। अगर अपने बैटरी को जैसे कि 6 एम्पियर तक अपने को चार्ज करनी है तो अपने क्या दे रहे हैं, 10 एम्पियर दे रहे हैं चार्ज करने के लिए, और अपने को डिस्चार्ज करना है जैसे कि बैटरी की क्षमता भी लिखा हुआ है कि 30 एम्पियर से ज़्यादा बैटरी को चार्ज नहीं करना है, अपने क्या कर रहे हैं 35-40 से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो जिसके कारण क्या होगा कि बैटरी की क्षमता से क्या होता है कि अधिक दर धारा पर चार्ज करना और अधिक दर धारा पर क्या होता है, डिस्चार्ज करना। इससे कारण क्या होता है कि जो बैटरी की जो प्लेटें होती है, प्लेटें क्या होती है कि वो मुड़ जाती है और मुड़ने के कारण क्या होता है कि आपस के अंदर टकरा जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इस दोष को क्या बोला जाता है, बकलिंग दोष यानी व्याकुंचन दोष। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने को एक फिक्स दर धारा दी गई है, जैसे कि बैटरी का निर्माण किया जाता है उस टाइम फिक्स कर दी जाती है कि बैटरी को किस दर धारा पर चार्ज करना है और किस दर धारा पर डिस्चार्ज करना है। तो यहाँ पर कुछ रेटिंग लिखी गई है, बताया गया है कि अगर बैटरी को अपने को चार्ज करना है तो 6 एम्पियर धारा से अधिक धारा पर अपने को चार्ज नहीं करेंगे, और अगर अपने को डिस्चार्ज करना है तो 25 एम्पियर से अधिक धारा पर अपने को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ बातें दी गई है। और क्या होता है कि बकलिंग दोष का कोई निवारण नहीं है, क्योंकि बकलिंग दोष का कोई निवारण नहीं है, क्योंकि अपने को बैटरी को चार्ज भी करना पड़ता है और डिस्चार्ज भी करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि बैटरी की प्लेट क्या है, फूलेगी और सिकुड़ेगी, जिसके कारण क्या होता है मुड़ सकती है। तो अपने को इतनी ख्याल रखना है कि बैटरी को अधिक धारा पर चार्ज न करें और ना ही डिस्चार्ज करें। तो यहाँ पर कुछ रेटिंग बताया गया। अगर आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि ऐसी कौन से दोष है यानी ऐसा कौन सा फॉल्ट को दूर करने के लिए चार्जिंग आवेशन का मान 6 एम्पियर व डिस्चार्जिंग आवेशन का मान कितना 25 एम्पियर होता है, तो आप क्या बताओगे, बकलिंग दोष यानी व्याकुंचन दोष को दूर करने के लिए। या फिर यह भी बात आ सकती है कि बैटरी को यानी कुछ बैटरी हम मान लेते हैं कि बैटरी 100 एम्पियर की है, मान लेते हैं 100 एम्पियर की है, तो उसे क्या करेंगे कि अपने को डिस्चार्ज करना है तो 10 उसका क्या है, बैटरी का एएस का 10% अपने क्या भाग उसको चार्ज करेंगे। यानी 10% का मतलब है कि उससे अगर बैटरी 100 एम्पियर गया तो उससे क्या देंगे कि 10 एम्पियर धारा को चार्ज करने के लिए यूज़ में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि 3 नंबर दोष यानी हार्ड सल्फेशन दोष। इसको बोला जाता है कि दृढ़ गंधकता। हार्ड सल्फेशन का मतलब होता है कि आप सभी को पता है कि हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर होता है। क्या होता है कि जब सेल या बैटरी को अपने क्या है कि कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं यानी उपयोग में नहीं लेके आते हैं, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, डिस्चार्ज होता जाता है। और डिस्चार्ज होने के कारण क्या होता है कि डिस्चार्ज होने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले अपने लेड एसिड बैटरी के अंदर देखा था कि जो एनोड होता है वो किसका बना होता है, PbO2 का, और उसके बाद में जो कैथोड देखा था वो Pb का होता है। यानी जो Pb और PbO2
यानी ये H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है कि बैटरी डिस्चार्ज होती है, और डिस्चार्ज होने के कारण क्या होता है कि जो प्लेटें होती है वो किस में PbSO4 यानी लेड सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और लेड सल्फेट के अंदर कन्वर्ट होने के लेड सल्फेट में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। और लेड सल्फेट क्या होता है, कठोर होता है। अगर अपने को डिस्चार्ज कुछ समय तक क्या हुआ कि डिस्चार्ज पड़ रही बैटरी है तो लेड सल्फेट कठोर होता है, वो क्या होता है कि प्लेटें जम जाती है, और जमने के कारण अगर अपने दोबारा उस बैटरी को चार्ज करेंगे तो बैटरी क्या होगी, दोबारा चार्ज नहीं हो पाएगी। तो इस दोष को क्या बोला जाता है, हार्ड सल्फेशन यानी दृढ़ घनत्व बोला जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर इसके निवारण करना है अपने, तो एक बार हफ्ते के अंदर बैटरी को चार्ज या फिर डिस्चार्ज करना चाहिए। इस सेल को दूर से यानी दोष से बचने के लिए बैटरी को टर्मिनलों की चार्जिंग दी जाती है। यानी इस दोष को अगर बात करें कि अपने को कम करना है या फिर दूर करना है तो कैसे करेंगे कि एक विधि अपनाई जाती है जिसे बोला जाता है ट्रिकल चार्जिंग विधि। ट्रिकल चार्जिंग विधि क्या होती है कि आगे अपने नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे। तो ये आपको दोस्तों को समझ में आ गया होगा कि हार्ड सल्फेशन क्या होता है, कि बैटरी अगर कुछ समय तक छोड़ दी जाए तो वो क्या होती है कि प्लेटें कठोर हो जाती है, जिसके कारण क्या है बैटरी चार्ज नहीं हो पाती है। उसके बाद में बात करते हैं कि ट्रिकल चार्जिंग विधि। ट्रिकल चार्जिंग विधि के अंदर क्या होता है कि ये किस दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, हार्ड सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए काम में लाई जाती है ट्रिकल चार्जिंग विधि। ट्रिकल चार्जिंग विधि क्या होता है कि अधिक दर धारा पर चार्ज करना, ट्रिकल चार्जिंग विधि ये होती है कि निम्न दर धारा देकर अधिक समय के लिए बैटरी को चार्ज करने के लिए छोड़ देना। ये इस विधि को क्या कहते हैं, ट्रिकल चार्जिंग विधि। यानी इसे बिंदु आवेशन भी बोलते हैं। यानी इसमें बिंदु आवेशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे बैटरी के अंदर क्या होता है, धारा का रिसाव होना। उसके बाद में कि बैटरी को अगर अपने को ट्रिकल चार्जिंग विधि अपना रहे हैं तो इसमें अपने करंट का मान फिक्स रखा जाता है, यानी 2 से 3% दर धारा पर चार्ज किया जाना चाहिए। मानकीकरण किया है कि अगर बैटरी को अपने ट्रिकल चार्जिंग दे रहे हैं तो वहाँ पर अगर 10 एम्पेयर की बैटरी है तो वहाँ पर 10 एम्पेयर का 2 से 3% कितना होता है, 2 या 3 एम्पेयर धारा देकर उस बैटरी को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो ये ट्रिकल चार्जिंग विधि अपनाई जाती है। क्वेश्चन क्या आ गया कि ट्रिकल चार्जिंग विधि किस फॉल्ट को दूर करने के लिए की जाती है, तो आप क्या बताओगे, हार्ड सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए। और ट्रिकल चार्जिंग विधि के अंदर जो चार्जिंग करंट का मान होता है वो कितना होता है, बैटरी के 2 से 3% का। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसका जो एक अन्य नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं टपकन आवेशन। आपने देखा कि ट्रिकल चार्जिंग विधि के बारे में। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो अपना फॉल्ट आता है वो आता है सेंटीमेटेशन दोष, यानी उसका दूसरा नाम बोल सकते हैं कि आंशिक लघुपतन होता है। ठीक है, सेंटीमेटेशन क्या होता है कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होता है कि लेड का कुछ भाग क्या होता है कि जब बैटरी को चार्ज करेंगे और डिस्चार्ज करेंगे तो उसके कारण क्या होता है कि बैटरी की प्लेटें है ना वो फूलती है और क्या होती है, सिकुड़ती है। और फूलने और सिकुड़ने के कारण क्या होता है कि उसका कुछ अंश है ना वो क्या होता है कि बैटरी के नीचे वाले जो भाग होता है उसमें क्या होता है कि गिर जाता है। और अधिक ज़्यादा गिरने के कारण क्या होता है कि उसमें सेंटीमेटेशन दोष के अंदर क्या होता है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान जो प्लेटें फूल जाती है, फूलने और सिकुड़ने का जो कार्य करती है। यानी जब चार्ज होगी तो बैटरी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। डिस्चार्ज होगी तो क्या होगी, प्लेटें क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ने और फूलने से कारण क्या होता है कि उसका जो बैटरी के जो प्लेटें होती है, पीबी होता है, वो क्या होता है कुछ भाग बैटरी के तले के अंदर क्या होता है, जमा हो जाता है। जमा होने के कारण क्या होता है कि जिसके कारण जो प्लस प्लेट और माइनस प्लेट है, देखिए जिस प्रकार आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि जैसे कि ये एक बैटरी की प्लेट है, ये आपकी प्लस प्लेट और ये क्या है, माइनस प्लेट है। जैसे क्या होगा, बैटरी चार्जिंग होगी तो फूल जाएगी और डिस्चार्जिंग होगी तो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इसके कारण क्या होता है कि उसका जो कुछ इसका जो अंश होता है वो क्या होता है कि टूट कर क्या होता है, तली के अंदर क्या होता है, जमा हो जाता है। इसका भी टूटेगा और इसका भी टूटेगा। टूटने के कारण यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं, सेपरेटर लगाए जाते हैं। सेपरेटर क्या होता है कि लकड़ी के गुटके होते हैं, वो क्या होते हैं, उससे क्या होती है, प्लेटें क्या रहती है, ऊपर रहती है। ठीक है, और अब क्या होगा कि जैसे ही क्या हुआ कि आंशिक लघुपतन के कारण क्या हुआ कि नीचे जैसे कि बैटरी के तले के अंदर क्या हुआ, ये छोटे छोटे लेड के टुकड़े क्या हो गए, यहाँ पर बिखर गए। इसके कारण क्या होगा कि ये इसके संपर्क में आएगा, ये इसका सर्किट क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। जिसके कारण क्या होगा कि इसकी दोनों प्लेटें हैं प्लस और माइनस क्या हो जाएगी, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो इस दोष को क्या बोलते हैं, सेंटीमेटेशन दोष बोला, या फिर आंशिक लघुपतन। आंशिक लघुपतन क्यों बोला, क्योंकि कुछ लेड का जो पीबी का जो भाग होता है यानी अंश होता है वो क्या होता है कि नीचे गिरेगा और उससे क्या लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस दोष को बोला जाता है आंशिक लघुपतन, यानी तली के अंदर लेड का जमा होना और उसके कारण क्या होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों का दोनों का स्पर्श यानी टच होना और उसके कारण क्या शॉर्ट सर्किट होने वाला दोष क्या कहलाता है, सेंटीमेटेशन दोष कहलाता है। इसके बाद में निवारण के लिए बोला जाता है कि अपघट्य को क्या होता है कि इसके अंदर जब डिस्टिल वाटर डाला जाता है, आंसू जल डाला जाता है, तो उसको क्या आगे
कि इसमें डालना चाहिए, यानी पहले बैटरी को क्या करना चाहिए, खाली करना चाहिए, और उसके बाद में क्या डालना चाहिए, डिस्टिल वाटर को डालना चाहिए, यानी बैटरी को साफ़ करके। उसके बाद में बोला जाता है कि जो प्लेटों का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होता है कि जो प्लेटें होती है उससे क्या होता है 10 से 15 mm डुबो कर रखना चाहिए। जिस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे कि ये एक बैटरी है, इसके अंदर क्या होती है, ये प्लेटें होती है, इस प्रकार से लगी रहती है। तो बोला जा रहा है कि 10 से 15 mm, यानी यहाँ से लेकर और 10 से 15 mm तक क्या होती है कि प्लेटें डूबी रहनी चाहिए। तो इसके कारण क्या होगा कि जो प्लेटों का जो ऊपर वाला भाग है वो क्या करेगा, कार्य करेगा। अगर प्लेटें नहीं डूबी होगी तो समय के साथ क्या होता है कि डिस्टिल वाटर कम होता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि ऊपर का जो भाग है वो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कार्य नहीं करेगा। इसलिए क्या होता है कि आधी प्लेट कार्य करेगी, ऊपर वाला भाग कार्य नहीं करेगा। इसलिए बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट और यानी वो जो डिस्टिल वाटर होता है वो क्या होता है कि प्लेटों से 10 से 15 mm ऊपर रखा जाता है, यानी प्लेटों को डुबो कर रख दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेटों का सक्रिय भाग निष्क्रिय होने से बचाने के लिए डिस्टिल वाटर को प्लेटों से कितना रखा जाता है, तो आप क्या बताओगे, 10 से 15 mm प्लेटों को डुबोकर रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्या होता है कि आपके जो सेकेंडरी सेल यानी लेड एसिड बैटरी होती है, इसके सारे जो फॉल्ट है वो क्या होते हैं, यहाँ पर क्लियर होते हैं। अगर इन फॉल्ट में से अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, आज अपने पढ़े थे कि कुछ फॉल्ट के बारे में। अब आगे देखते हैं कि सल्फेशन दोष का कारण है, यानी सल्फेशन दोष किस कारण होता है। सल्फेशन दोष पढ़ा आप लोगों ने, यानी सल्फेशन दोष किस कारण होता है, अपूर्ण चार्जिंग के कारण क्या होता है, सल्फेशन दोष होता है। और आपने पढ़ा होगा कि सल्फेशन दोष क्या होता है कि जिसके अंदर सल्फेशन दोष क्या होता है कि जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि बैटरी को अपने चार्ज करते हैं, ठीक है, और चार्ज करने के बाद क्या होगा कि अपने डिस्चार्ज करके और उसको छोड़ दिया, बाद में अपने क्या यूज़ भी नहीं ली। ठीक है, यूज़ नहीं लेते हैं तो वो क्या होती है कि बैटरी अपनी कड़ी हो जाती है, यानी इसकी जो प्लेटें होती है वो क्या होती है, कठोर हो जाती है, यानी PbSO4 यानी लेड सल्फेट की होती है, जिसके कारण क्या होता है कि बैटरी दोबारा चार्ज नहीं हो पाएगी। इसलिए बोला जाता है कि सल्फेशन दोष का मेन कारण क्या होता है, अपूर्ण चार्जिंग, यानी बैटरी को समय के अनुसार बैटरी को चार्ज न करना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि लेड एसिड बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने का कारण, यानी शॉर्ट सर्किट यानी आंशिक लघुपतन। जैसे कि अपने बात करते हैं कि बैटरी की जो प्लेटें होती है या फिर बैटरी के मैंने बात करें कि शॉर्ट सर्किट किस प्रकार से हो सकती है, तो अपने बात करते हैं कि एक तो होता है बकलिंग दोष। बकलिंग दोष के कारण क्या होता है कि बकलिंग दोष के अंदर अपनों ने पढ़ा था कि इसकी बैटरी को अधिक दर धारा पर चार्ज करना और अधिक दर धारा पर डिस्चार्ज करने के कारण क्या होती है कि जो प्लेटें होती है वो क्या होती है, मुड़ जाती है। मुड़ने के कारण क्या होगी, स्पर्श करेगी, जिसके कारण क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, यानी बकलिंग दोष भी है एक शॉर्ट सर्किट के कारण। दूसरा बात करते हैं कि सेंटीमेटेशन। सेंटीमेटेशन क्या होता है, जो स्टार्टिंग में अपनों ने पढ़ा था कि यानी जो कुछ भाग होता है, सेंटीमेटेशन क्या होता है, कुछ भाग होता है तली के अंदर जम जाता है, तली में जमने के कारण क्या होगा कि उसकी प्लेटें आपस में भी शॉर्ट सर्किट, क्योंकि जो लेड का जो भाग पड़ा रहता है तली के अंदर वो क्या करता है कि एक रास्ता करता है, यानी प्लस और माइनस को क्या करता है, मिला देता है, और उससे के जरिए जो धारा या इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, फ्लो होने लगते हैं, जिसके कारण क्या होगी, बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं कि खराब संयोजन। अगर टर्मिनल खराब हो गए हैं, यानी जो टर्मिनल होते हैं जो बैटरी को सप्लाई देते हैं और लेते हैं, अगर वो ख़राब हो गए तो क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है। यानी अब अगर आपसे क्वेश्चन आए कि शॉर्ट सर्किट निम्न बातों किस किस बातों से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो आप याद रखोगे बकलिंग दोष, सेंटीमेटेशन और ख़राब टर्मिनलों की वजह से। उसके बाद में एक चीज़ नोट में लिखाई गई है कि लेड एसिड बैटरी का अपेक्षित घनत्व 27 डिग्री सेल्सियस पर 1.25 या फिर 1250 होता है। तो आप याद रखें कि कुछ इसके अंदर टेम्परेचर दिया गया है, यानी 27 डिग्री सेल्सियस एंड 27.4 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, सेल्सियस नहीं लिखा हुआ, आप लिख लेना 27 डिग्री सेल्सियस पर। यानी पूछ सकता है कि एक अपेक्षित घनत्व होता है लेड एसिड बैटरी का 27 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या बताओगे, 1250 होता है। यानी जो मैनुअली रीडिंग होती है 1250 ये आपको दर्शाई गई है। और ऊपर कुछ ये 1250 क्या होता है, अपेक्षित घनत्व का मापन है। और अपेक्षित घनत्व क्या होता है कि हाइड्रोमीटर मापता है, ठीक है। और हाइड्रोमीटर किस काम में लाया जाता है कि बैटरी की स्थिति जांचने के लिए कि बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है। और उसमें कुछ रीडिंग दी हुई थी जो पिछली क्लास में मैंने बताया था, तो आपने उम्मीद करता हूँ कि याद की होगी। उसके बाद बात करते हैं कि लेड एसिड बैटरी के गुण, यानी हर जो वस्तु या जो कार्य करने के लिए जो मशीन उपयोग में लाई जाती है उसके क्या होते हैं, कुछ गुण भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अवगुण भी होते हैं। तो उसके बारे में अपने जानकारी करते हैं कि लेड एसिड बैटरी की आयु, इसकी अगर आयु की बात करें तो 2 से 3 वर्ष होती है।
यानी जो लेड एसिड बैटरी है उसकी आयु काल कितना होता है 2 से 3 वर्ष। और उसके बाद बात करें कि इसका ईएमएफ प्रति सेल कितना होता है 2.2 से 2.6 वोल्ट। मैंने पिछली बार जो फर्स्ट क्लास थी सेल एंड बैटरी की उसमें क्वेश्चन दिया था कि एक लेड एसिड बैटरी या फिर एक पूर्ण चार्ज सेल का ईएमएफ होता है, तो आपको ऑप्शन में दिया गया था 2.2 वोल्ट। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसका आंतरिक यानी इंटरनल रेजिस्टेंस आप सभी को पता होगा कि मैंने जो फर्स्ट क्लासों के अंदर कॉलेज के अंदर बता दिया गया था। अगली बार फिर से बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार से जो बाहरी रेजिस्टेंस होता है यानी जो वायर का अंदर का जो धारा का क्या करता है विरोध करता है वो क्या कहलाता है रेजिस्टेंस कहलाता है। इंटरनल का मतलब बात करते हैं कि जिस प्रकार से ये बैटरी है, बैटरी के अंदर क्या होगा कि प्लेटें भी होगी और क्या होगा H2SO4 भी होगा। ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा कि H2SO4 भी होगा और इन जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका भी क्या है प्रतिरोध है, प्लेटों का भी प्रतिरोध है और टर्मिनल का भी क्या है प्रतिरोध है। इन टोटल प्रतिरोध अगर बात करें तो क्या आता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा किससे दर्शाया जाता है छोटे r से, और इसका मात्रक क्या रहता है ओम रहता है। यानी बैटरी का जो अंदर का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। तो अगर बात करें कि लेड एसिड बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है तो आप क्या बताओगे 2 ओम होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि इसका डिस्चार्जिंग वोल्टता, यानी अगर अपने बात करें कि अगर बैटरी 0 वोल्ट यानी 0 इसका परसेंट क्या होगी चार्ज होगी, यानी अपने क्या बात जैसे कि बैटरी पूरी क्या लो हो गई है, तो लो होने पर अगर इसकी वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे तो इसकी जो वोल्टेज मेजरमेंट कितनी है कि 1.8 वोल्ट है। क्वेश्चन आ सकता है कि एक डिस्चार्जिंग वोल्टेज का मान होता है लेड एसिड बैटरी का, तो आप क्या बताओगे 1.8 वोल्ट। और एक फुल चार्ज बैटरी का ईएमएफ कितना होता है आप क्या बताओगे 2.2 वोल्ट। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जो सेकेंडरी सेलों के अंदर फर्स्ट अपने पार्ट पढ़ा था कि जो पहला सेल था वो लेड एसिड सेल था या लेड एसिड बैटरी बोल सकते हैं, ये अपना कंप्लीट हो चुका है आज। उसके बाद में बात करते हैं कि निकल आयरन सेल या एडिशन सेल। निकल आयरन सेल को क्या बोलते हैं एडिशन सेल बोलते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका सेल था वो क्या था लेड एसिड सेल था। इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर, यानी सेल और बैटरी में से। ठीक है। और जो निकल आयरन सेल है इसके अंदर अपने इतना याद रखना है कि एनोड किसका बना होता है, कैथोड क्या होता है और इसके अंदर विद्युत अपघटक के अंदर रूप में क्या डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि निकल आयरन सेल के अंदर एनोड किसका बना होता है एनोड किसका बना होता है, एनोड के क्या कहते हैं अपने प्लस कहते हैं। और किसका होता है निकल हाइड्रोक्साइड। अगर आपको याद नहीं रहता तो याद रख सकते हैं निकल आयरन सेल के अंदर एनोड होता है वो निकल हाइड्रोक्साइड का होता है। ये मैंने क्वेश्चन दिया था जो फर्स्ट क्लास के अंदर जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें लिखा था कि निकल आयरन सेल का मतलब एनोड बनाया जाता है, तो आपको बताना था कि निकल हाइड्रोक्साइड का बनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो कैथोड यानी माइनस होता है ये किसका बना होता है, तो आप क्या बताओगे आयरन या फिर क्या होता है फेरस हाइड्रोक्साइड का। यानी इसका जो अगर सूत्र की बात करें तो Fe ब्रैकेट में OH। उसके बाद बात करते हैं कि विद्युत अपघट्य की बात करें कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ किया जाता है कि LiOH क्या होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद में क्या है जल का निर्माण किया जाता है। और अगर बात करें कि KOH कितने परसेंट लिया जाता है 21% लिया जाता है और बाकी LiOH और प्लस जल। ठीक है दोस्तों, और इससे कंप्लीट करके पूरा क्या होता है 100% हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसके ईएमएफ के बारे में कि इसका ईएमएफ क्या होता है 1.4 वोल्ट होता है। और उसके अगर बात करें कि ये किस प्रकार का शेल है क्षारीय शेल है। क्षारीय शेल क्यों है क्योंकि इसके अंदर क्या मिलाया गया कास्ट KOH यानी कास्टिक पोटाश मिलाया गया, इसलिए वो क्या होता है क्षार होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्षारीय शेल भी बोला जाता है। और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है उच्च होता है। क्षार जो होता है उसका रेजिस्टेंस अगर वो होगा तो हर सेल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा ज़्यादा होगा। आपको सोचने वाली बात नहीं है, आप इतना ध्यान रखना है कि KOH जिस सेल के अंदर आता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा ज़्यादा होगा। और कितना होगा कि जैसे कि बात की थी अपन ने कि लेड एसिड बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है 2 ओम। ठीक है, और अगर यहाँ पर निकल आयरन सेल की बात करें तो यहाँ पर कितना होगा 3 से 5 ओम तक होगा। और इसका जो उपयोग है वो रेल हवाई जहाज़ों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें बकलिंग और क्रोजन सल्फेशन दोष नहीं पाए जाते हैं क्योंकि बकलिंग और सल्फेशन दोष किस में पाए जाते हैं जिसके अंदर PbO2 ठीक है एनोड बना हो, कैथोड किसको Pb का हो। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या हो H2SO4, जिसके कारण विकिरण क्या होता है कि इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर तो बात क्या आती है प्लेटों पे डिपेंड करता है कि प्लेटें किस प्रकार की बनी हुई है, जिसके कारण क्या होते हैं बकलिंग और कोरोजन दोष इस प्रकार के सल्फेशन दोष पाए जाते हैं। और नोट के अंदर लिखा गया है कि यह अधिक समय तक विसर्जित अवस्था में रह सकता है, यानी इसकी जो प्लेटें हैं वो अगर अपने को इसको
0 वोल्ट यानी पूरा डिस्चार्ज है, अगर छोड़ दिया है अपनों ने, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके, क्योंकि इसकी जो प्लेटें हैं वो पीबी या फिर PbO2 की नहीं बनी हुई है। किसकी बनी है? निकल हाइड्रोक्साइड की। और जो नेगेटिव प्लेट है वो किसकी बनी है? फास्फोरस की, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर बात करते हैं कि निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल के अंदर आपको याद रखना है कि एनोड किसका होता है? निकल हाइड्रोक्साइड का, सेम ऊपर वाले का ये है। और कैथोड क्या होता है? कैडमियम ऑक्साइड का प्लस लोहे का मिश्रण। और वहाँ पर क्या था कि LiOH था, KOH था और क्या था? आसुत जल था, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका विद्युत अपघटन क्या था? KOH, LiOH और आसुत जल। इसका उपयोग की बात करें कि इस सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? कि उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर क्या होता है? उच्च क्षमता, उच्च डिस्चार्जिंग दर की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर क्या होता है कि अधिक दर धारा की आवश्यकता हो और अधिक वोल्टेज की भी क्या हो? आवश्यकता हो, वहाँ पर क्या होता है कि निकल आयरन सेल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि लिथियम सेल के बारे में। लिथियम सेल क्या होता है कि निकल कार्बन, लिथियम कार्बन बोला जाता है इसको, और आयरन सेल भी बोला जाता है। और इसका जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। कैथोड किसका होता है? लिथियम कोबाल्ट का ऑक्साइड का। और विद्युत अपघटन के रूप में क्या लिया जाता है? लिथियम लवण लिया जाता है। EMF कितना होता है? 3.6 होता है। लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड को अगर बात करें कि सूत्र के हिसाब से किस प्रकार लिखा जाता है? LiCoO2 के रूप में। तो ये जो आपके सेल मैंने पढ़ाए 4 जो सेकेंडरी सेल होते हैं, इसके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेल आता है आपका वो क्या आता है कि लेड एसिड सेल। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसमें कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं और कौन से दोष को निवारण करने के लिए क्या क्या किया जाता है, और बैटरी को निर्माण के लिए कौन कौन से पार्ट की आवश्यकता पड़ती है, और वह पार्ट किस किस काम आता है, इसका कार्य क्या होता है, वो किसके बने होते हैं। और बाकी जो 3 सेल बच गए उनके बारे में आपको इतने याद रखना है कि एनोड किसका होता है, कैथोड किसका होता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट किस प्रकार का डाला जाता है। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी सेल के अंदर द्रव सेल, यानी अगर पूछ ले कि सेकेंडरी सेल के अंदर द्रव सेलों के अंदर कौन किस किस प्रकार के सेल पाए जाते हैं या कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? लिक्विड भरा होता है। एक होता है लेड एसिड सेल, निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम सेल। निकल आयरन के अंदर अपन पढ़ा था कि KOH, KiOH और आंसू जल का होता है। निकल कैडमियम और निकल आयरन दोनों में एक जैसा होता है। और लेड एसिड में क्या होता है? H2SO4, यानी दिनों में क्या होता है? लिक्विड होता है। और एक सेल जो बच गया है, जो लास्ट वाला, जो अपने लास्ट वाला सेल पढ़ा था लिथियम सेल, ये क्या होता है? आपका शुष्क प्रकार का सेल होता है। यानी बात करते हैं कि सेकेंडरी शुष्क कौन से होते हैं? लिथियम कार्बन सेल। उसके बाद अम्लीय सेल कौन कौन से होते हैं? सीसा संचायक सेल। अम्ल क्या होता है कि एसिड होता है, यानी लेड एसिड। जो अपनों ने फर्स्ट सेल पढ़ा था वो क्या था? लेड एसिड सेल। यानी अम्लीय सेल की बात करें कि कौन सा है? सीसा संचायक सेल। उसके बाद में बात करते हैं कि क्षारीय सेल के बारे में। यानी क्षारीय सेल क्या होता है कि क्षारीय सेल अपने लास्ट वाले थे। क्षार क्या होता है? जिसके अंदर KOH इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जाता है, वो कौन सा होता है? क्षारीय सेल हो जाता है, जैसे कि निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम सेल। और लवणीय सेल की बात करें कि लवण के अंदर की बात करें कि लिथियम आयन कार्बन सेल। जो लास्ट वाला 4 नंबर जो सेल था वो क्या था? कार्बन सेल था, जैसे कि लवणीय सेल के बारे में बताया गया था। उसके बाद में अपनों ने आज इतना पढ़ा था कि बैटरी के फॉल्ट के बारे में, और सेकेंडरी सेलों का पूरा विवरण कंप्लीट कर दिया गया। और अपनों ने ये भी जान लिया गया कि कौन कौन से द्रव सेल होते हैं, कौन से शुष्क होते हैं, अम्लीय, क्षारीय और लवणीय किस प्रकार के सेल होते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताया जाएगा कि लेड एसिड और निकल आयरन सेल के अंदर दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में बात करेंगे कि अपने जैसे कि बैटरी और सेलों के बारे में, कि सेलों का समूह है, बैटरी को श्रेणी में जोड़ा जाता है, समांतर में जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ते हैं, कौन सी वोल्टेज ज़्यादा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के जोड़ा जाता है। और अगर बात करें कि अपने समांतर में जोड़े हैं तो क्यों जोड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। इन सभी के बारे में जांचने या पढ़ने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। और अगर कोई भी वीडियो समझ में नहीं आई, इसके अंदर कोई भी अगर आपका टॉपिक रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। ओके, थैंक यू।